हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। जिन चिरागों से नफरत के धुएं उड़ते हैं, उन चिरागों को बुझा दो तो उजाला हो जाए। हाँ विद्यार्थी, आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के फिजिक्स, वो है यूनिट 4 की पढ़ाई करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क पर हम लोग 3 वीडियो बनाएंगे। एक वर्क का कंसेप्ट जो आज होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल, और उसके बाद कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कंसेप्ट देखेंगे, उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहला हेडिंग है वर्क की डिफिनीशन देखते हैं। तो वर्क के बारे में जैसे देखें, एक ब्लॉक यहां रखा हुआ मान लेते हैं और बाद में यहां पहुंच गया, तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डी है, और ये फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट, और ये फोर्स जो लग रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लग रहा है, तो फोर्स जो है हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। यस, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन बाय फोर्स नहीं, ये कांस्टेंट फोर्स है। फोर्स एफ क्या है? कांस्टेंट फोर्स। यस, तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स हमारा हेडिंग है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। तो ये हो जा रहा है एफ डी कॉस थीटा। हाँ, ये ठीक है। अथवा ये भी लिखा जा सकता है, अथवा ये लिखा जा सकता है एफ गुणे ये डी है, तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा। तो ये तब भी लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू, तो फोर्स के बारे में ये कह रहे हैं, ये दोनों सही है, चाहे लड़का इस तरीके से लगाए या इस तरीके से लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, यहां पे डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो चाहे तो आप डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट लीजिए। कंपोनेंट का मतलब जब थीटा एंगल पर रहेगा, पहले से ही डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वही फोर्स कार्य करेगा केवल। मतलब फोर्स वो लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। ये भी ठीक है। या कह दिया जाए कि फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू वर्क, तभी वर्क के बराबर होगा। इन वेक्टर फॉर्म, मतलब दोनों दशाओं में सही है। ये सही इसलिए है क्योंकि फोर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। हाँ, तो ये फोर्स हो गया इन वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म में फोर्स W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D होता है। तो इनके बीच कौन गुणा होता है? डॉट गुणन होता है। हम लोग जानते हैं एफ डी वेक्टर F डॉट वेक्टर D इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। The product of the applied force and the displacement of the body in the direction of force is called work। तो यही चीज बताया गया है कि आप चाहे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल जो है वर्क के बराबर होता है, ये भी डिफिनीशन सही है। या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में का गुणनफल भी वर्क के
बराबर होता है। तो दोनों सही है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ये सब बताया जा चुका है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम एग्जाम्पल पर गौर करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में है ये, मान लेते हैं कोई ब्लॉक है, इस पर एफ एक्सटर्नल फोर्स है, मान लेते हैं 50 न्यूटन कार्य कर रहा है। इस पर फ्रिक्शन फोर्स कार्य कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ये 10 न्यूटन का कार्य कर रहा है, और ये है यम। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं विद्यार्थी, वर्क के बारे में कहा जाता था कि कुली जो है सर पर बोझा लेकर स्टेशन पर चल रहा है, तो किया गया कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो इससे यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है कि कौन सा कार्य शून्य होगा। जब तक आप किसी फोर्स का नाम नहीं लेंगे तब तक कार्य शून्य कहना गलत बात है। कौन सा फोर्स शून्य हो गया, तो ये सब आपको जानकारी में यहां होना चाहिए। तो वहां पे जो कुली बोझा लेके चलता है, ये कुली हो गया, और तो इसका वेट mg नीचे की ओर कार्य करता है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य जब कुली सर पर बोझा लेकर चलता है स्टेशन पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि एफ डॉट डी cos 90, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे की ओर कार्य करता है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होता है इस डायरेक्शन में, तो उनके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। लेकिन अगर कोई कहे आदमी जो कुली चल रहा है स्टेशन पर, तो वो फ्रिक्शन के कारण चल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन, अगर आदमी आगे की ओर जाने की कोशिश करता है या पीछे की ओर दबाता है, पुश करता है जमीन को, तो आगे की ओर फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन जो है कोशिश के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन। तो बहरहाल फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। तो आपको फोर्स का नाम बताना पड़ेगा। तो आप जो मिसकंसेप्ट है उसको आप हटाइए पहले। हाँ, तो कोई कुली सर पर बोझा लेकर अगर स्टेशन पे चल रहा है, तो आप कहेंगे कि ग्रेविटेशनल, उस दशा में ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, जबकि फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। यस, तो फोर्स का नाम लेना पड़ेगा। नॉर्मल फोर्स जो है ऊपर की ओर कार्य करेगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg वो नीचे की ओर कार्य करेगा। तो ये सब है फोर्स, इनके द्वारा कार्य आप ज्ञात कर लीजिए। यहां पे देखिए, कंसेप्ट को समझिए। तो हाँ, ये ब्लॉक जो है हम मान लेते कहां पहुंच गया है, ये ब्लॉक मान लेते हैं यहां कहीं पहुंच गया है, एम वाला ब्लॉक, और इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी है। यस, तो इतना अगर केस है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए यहां पे ये हो जाएगा नीचे, तो एफ जी गुणे डिस्प्लेसमेंट, और ये कास कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 0। इसी सवाल में मान लेते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की ओर कार्य करता है, mg और डिस्प्लेसमेंट ये कितना परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, तो इसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एफ आर गुणे डी cos 180 मान -1 होता है,
-1 होता है, तो ये आ जाएगा -Fr गुणे डी। तो ये दूसरा कार्य आया। और फोर्स ये 10 न्यूटन रखेंगे, जब प्रॉब्लम होगा तो रखा जाएगा, यहां में रखना नहीं, कैलकुलेशन नहीं करना है। लेकिन cos 180 का मान कितना होता है? -1 होता है, तो ये नेगेटिव आया। अब कोई कहे नहीं, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स द्वारा बताइए, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तो WN इज इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल फोर्स इंटू डी इंटू cos 90। फिर भी कितना हो गया? वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू, नॉर्मल फोर्स यूं है और डिस्प्लेसमेंट यूं है, इनके बीच जो डायरेक्शन एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो ये भी कितना हो गया? 0 हो गया। हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा कोई कह देता है अगर, तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और गुणे डिस्प्लेसमेंट, और ये cos कितना? 0, तो F एक्सटर्नल गुणे डी, ये वर्क हो जाएगा। तो यहां पे ये एंगल आएगा, देखिए आप इस डायरेक्शन में। तो 4 प्रकार का वर्क लिखा है, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो गया होगा। यूनिट में तो वर्क की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर या शॉर्ट में कोई कहना चाहे तो इस टाइप से भी लिखा जाता है। ये कहा जाएगा, या इसे क्या कहा जाता है? जूल, या शॉर्ट में जूल। ये SI यूनिट है, SI यूनिट। तो ध्यान दें, वर्क की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर कोई कहे। अगर फुल कोई न्यूटन लिखता है साइंटिस्ट का नेम, तो फुल लिखने की वजह से जो इसके लिए नियम बनाया गया, पहला अक्षर क्या होना चाहिए? स्मॉल लेटर से होना चाहिए। हाँ, साइंटिस्ट वाला नाम जितना, अगर फुल अंग्रेजी लिखते हैं तब, और एक अक्षर में लिखते हैं तो पहला क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये न्यूटन, ये भी साइंटिस्ट है। न्यूटन मीटर का स्थान क्या लिखेंगे? जूल। पहला अक्षर क्या होना चाहिए? स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। अगर पूरा लिखते हैं, एक अक्षर में यूनिट लिखते हैं तो क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में J। ये SI यूनिट में आपको जानना चाहिए, आप जानते भी हैं। और CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन गुणे सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर, या हाँ, डाइन गुणे सेंटीमीटर हो गया। या इससे क्या कहा जाता? अर्ग कहा जाता है। तो ये यूनिट हो गया CGS सिस्टम में। तो यहां तक यूनिट की जानकारी हुई हमको। और 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। तो ये सब आप लोग जान चुके होंगे, और यहां से जान लीजिए। हाँ, एक चीज और, इसका डायमेंशंस बचता है, वो भी क्लियर कर लीजिए। इसका डायमेंशंस भी आप लोग जानते होंगे। फोर्स FD, हाँ, तो फोर्स का डायमेंशंस होता है, एक तो ख्याल करना पड़ेगा, MLT-2 फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट D का फिर L हो जाएगा, तो इसका डायमेंशंस हो जाएगा ML² T⁻²। ये सब विधिवत पढ़ाया जा चुका है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसके संबंध में इतनी जानकारी हो गई। एक और बचता है 1 जूल किसे कहते हैं? 1 जूल। 1 जूल की कोई डिफिनीशन आपसे कहे तो हम कहेंगे 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए यदि अप्लाइंग फोर्स 1 न्यूटन हो तो फोर्स द्वारा वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू 1 जूल। हाँ विद्यार्थी, हम लोग अगला हेडिंग अध्ययन कर रहे हैं, नेचर ऑफ वर्क डन। तो मतलब फोर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो
कुछ भी हो सकता है। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, कब निगेटिव वर्क होगा, कब वर्क 0 होगा, इसको हम देखते हैं। तो पहला हेडिंग है उसका पॉजिटिव वर्क। तो W इक्वल टू हम लोग जानते हैं एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। तो इफ एंगल थीटा इज एक्यूट, एक्यूट मतलब न्यून कोण है, थीटा का मतलब है वो 90 से कम एंगल है, 90 से कम है, 90 डिग्री से कम है, तब के लिए केस है। इफ द एंगल थीटा इज एक्यूट देन द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 90 डिग्री से कम जो भी एंगल यहां पर रखा जाएगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां 0 डिग्री रख देंगे तो वर्क क्या होगा, cos 0 का मान 1 होता है सबसे ज्यादा, तो यहां पे ये पॉजिटिव होगा 0 डिग्री पर और ये वर्क मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कह रहा है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हेन ए बॉडी फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मान लेते हैं कोई बॉडी है इस टाइप से, यहां ही देख लीजिए, ये पृथ्वी पर गिर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गिर रहा है और ग्रेविटी फोर्स भी नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स द्वारा किया गया कार्य, ग्रेविटी फोर्स द्वारा किया गया कार्य इक्वल टू हो जाएगा एफ जी इंटू डिस्प्लेसमेंट डी और cos 0, तो ये आएगा क्या, एफ जी गुणे डी, cos 0 मान 1 होता है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे एफ जी और ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और ये कंसेप्ट ये है, और ये वर्क क्या होता है, मैक्सिमम। नोट में ध्यान दीजिए, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 फोर्स डज मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। अगर थीटा का मान क्या है, 0 है, तो फोर्स जो काम करता है वो मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा फोर्स जो वर्क करेगा वो किस एंगल पे करेगा, 0 एंगल पे। ये आपको ध्यान देना है, 0 एंगल पे सबसे ज्यादा वर्क करेगा, वो भी वर्क क्या होगा, वो पॉजिटिव वर्क होगा। यस, तो इतना कंसेप्ट है आपके जानकारी में। तो थीटा का मान पॉजिटिव वर्क के लिए क्या होता है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ये चीज ध्यान दें। और 0 पर वर्क जो है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 फोर्स डज मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, फोर्स अधिकतम पॉजिटिव वर्क करता है। तो अब दूसरा अध्ययन करेंगे निगेटिव वर्क के बारे में। तो W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये हम जानते हैं और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क में थीटा का मान 90 से कम होता था। अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार थीटा का मान जो है 90 से ज्यादा होगा, ये अधिक कोण होता है। इफ द एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90, देन द वर्क इज सेड टू बी निगेटिव। तो वर्क को क्या कहा जाता है, अगर थीटा का मान 90 से बड़ा है तो वर्क को कहा जाता है निगेटिव। तो उसमें देखा जाए, एग्जांपल लेकर देखते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव व्हेन इट अपोजेज द मोशन। तो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य निगेटिव होता है और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम जानते हैं, ये मोशन का क्या करता है, विरोध करता है। मोशन आगे की ओर, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर। तो आगे की ओर, पीछे की ओर अगर ऐसा केस है तो जाहिर है वो एंगल 180 डिग्री वाला केस हो सकता है। अभी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ आर एफ फ्रिक्शन फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव में आया था क्योंकि इनके बीच जो एंगल बन रहा है फ्रिक्शन, जिसे एफ एक्सटर्नल इधर और फ्रिक्शन फोर्स इधर कार्य कर रहा है। तो ऐसे केस में इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा। यस, तो वही ये कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स। और ये सब हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं ये कांस्टेंट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। इससे पहले हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स द्वारा हमने अभी कार्य किया, कोई ब्लॉक, कोई गेंद ऐसे फ्री रूप से छोड़ दिया जाए तो नीचे की ओर गिरता है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री था। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव आया था। अब की बार अगर हम ऐसा कर लें, कोई गेंद इस टाइप से उछाल दें ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर की ओर है तो ऐसी दशा में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब की बार ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर कार्य कर रहा है और गेंद का विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, एफ जी
जो एफ जी कार्य करेगा वो नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऊपर की ओर। इनके बीच जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसी दशा में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि काश 180 डिग्री हो गया है। तो आपको एंगल के आधार पे पॉजिटिव नेगेटिव का निर्धारण करना है। तो एक चीज और नोट में लिखा है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, फोर्स डज मैक्सिमम नेगेटिव वर्क। अगर सबसे ज्यादा नेगेटिव वर्क किस एंगल पर होगा, तो आपको बताना चाहिए कि 180 डिग्री पर नेगेटिव वर्क सबसे ज्यादा होगा। यस, तो पॉजिटिव वर्क में क्या होता है, हमारे द्वारा वर्क किया जाता है, और जिस पर हम वर्क करते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, जिस पर हम वर्क करते हैं। और निगेटिव वर्क में क्या होता है, हम एनर्जी को लेते हैं। ये चीज है यहां पे। और एक और बच जाता है जीरो वर्क, है जीरो वर्क। तो जीरो वर्क में वर्क जीरो होगा, या तो फोर्स जीरो हो, वर्क डन विल बी जीरो, वर्क डन विल बी जीरो, इफ क्या, इफ एफ इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो, या तो आर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो कोई वर्क जीरो होगा, इसके लिए 3 रीजन हो सकते हैं। पहला हो सकता है फोर्स जीरो हो, तो फोर्स द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा, वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, हम लोग इसी दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने से दीवार में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। हाँ, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ऐसी दशा में फोर्स द्वारा किया गया कार्य वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये 3 केस है जहां पे फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो बस यही इतना बताना था। तो जो हमारा वर्क होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और जीरो हो सकता है। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए अगला हेडिंग, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब तक ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो भी हम लोग पढ़े वो फोर्स कांस्टेंट था। अब हमारा फोर्स बदल रहा है। फोर्स बदलता है मैग्नीट्यूड के बदलने से, डायरेक्शन के बदलने से, दोनों के वेरिएबल होने से, बदलने से। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज चेंजिंग इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ, दोनों चेंज है, द फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल। तो ऐसे फोर्स को क्या कहा जाता है, वेरिएबल फोर्स कहा जाता है। वेरिएबल फोर्स का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो यहां पे देखें। तो मान लेते हैं कोई इस टाइप का दिया है ए बी, ए से बी पर गया। अब यहां ये फोर्स है, ये फोर्स का ग्राफ है, और ये डिस्प्लेसमेंट का है। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ये फोर्स। अब यहां से ग्राफ, यहां फोर्स कुछ दूसरा है, यहां फोर्स कुछ दूसरा है, यहां फोर्स कुछ दूसरा है। यहां एफ एक्स लिख दे रहा हूं मैं, एक्स डायरेक्शन में फोर्स है। तो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं फोर्स का मान वेरिएबल है, बदल रहा है। तो जब फोर्स वेरिएबल है तो वेरिएबल फोर्स द्वारा किया गया कार्य कैसे ज्ञात किया जाए, ज्ञात करने का तरीका ये है कि आप छोटी छोटी पट्टी पहले काट लो। एक छोटी पट्टी यहां काट ली, पूरा पट्टी काट डालो। जैसे मान लेते हैं 3 पट्टी काट लिए डीएक्स मोटाई का, ये डीएक्स मोटाई का। एक पट्टी यहां काट लिए, मान लेते हैं डीएक्स मोटाई का। एक पट्टी लास्ट में काट ली, कितना, डीएक्स मोटाई का। अगर ऐसा है, अब हर जगह फोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा। यहां पे फोर्स मान ले रहे हैं क्या, F1, और यहां वाला क्या फोर्स होगा, F2, अलग अलग होगा ना। और यहां पर फोर्स होगा, मान लेते हैं क्या, F3। तो ऐसे केस में जो वर्क होगा, तो वर्क जो होगा वो होगा कि ये फोर्स हो गया F1 गुणे डीएक्स, तो F1 गुणे डीएक्स हो जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा क्या,
F2 गुणे dx प्लस यहां का फोर्स हो जाएगा F3 है तो F3 गुणे dx, ऐसा हो जाएगा। अब बताइए इतना कोई भीड़ भाड़ करेगा तो कितना। अभी केवल 3 पट्टी लेके मैं समझाया, जबकि वास्तव में क्या करना है, वास्तव में यहां से लेके यहां तक ये काम करना है। छोटी छोटी पट्टी काट काट के यहां तक पहुंचना, टोटल भर देना है। तो इतना ज्यादा भीड़ करेंगे, बताइए कब तक करेंगे। तो इस समस्या के हल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम केवल एक पट्टी लेंगे, केवल एक पट्टी का अध्ययन करेंगे। ये सब हटाते हैं हम। यस, सवाल क्या आसानी के लिए एक पट्टी मान लेते हैं, हमने ले लिया और ये पट्टी काट लिया कितने मोटाई का, dx मोटाई का। और यहां पे फोर्स कितना है, F है, यहां पे फोर्स F है। तो जो वेरिएबल फोर्स द्वारा वर्क होगा वो W इक्वल टू हो जाएगा, वहां पे इंटीग्रेशन लगाइए तो ये हो जाएगा F dx हो जाएगा, F dx। तो ये यहां इस ग्राफ पर यहां पे फोर्स कितना F हो जाएगा। अरे फोर्स लेंथ हो गया, इसका एरिया समझ लीजिए वो क्या है, F गुणे dx क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही एरिया जो है वर्क के इक्वल होता है। तो ये फोर्स हो गया लंबाई वाला और ये चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका एरिया हो गया। हाँ, ये कहां से कहां तक चाहिए, x1 से x2 तक चाहिए। यहां से ये x1 दूरी पर है, यहां से ये x2 दूरी पर है, तो इसकी लिमिट लगा देंगे x1 से x2 दूरी पर। तो इसकी सहायता से वर्क हम लोग ज्ञात करेंगे। एरिया ऑफ FD कर्व, एरिया ऑफ FD कर्व। तो FD कर्व रिप्रेजेंटेड क्या प्रदर्शित करता है, ये वर्क को प्रदर्शित करता है। एरिया ऑफ FD कर्व रिप्रेजेंट वर्क। एरिया ऑफ FD कर्व रिप्रेजेंट if magnitude and direction both are change। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है तो उस दशा में वेरिएबल फोर्स द्वारा किया गया कार्य जो W होगा, W इक्वल टू होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर dr। इस टाइप से यहां लिमिट लगाएंगे क्या, R1 R2। तो ये यहां पे जो वर्क होगा तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी। तो ऐसे दशा में R बराबर माना जाता है x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो इसका डिफरेंशिएशन लेंगे हम तो वेक्टर dr इक्वल टू होता है dx I कैप dy j कैप dz k कैप। ये यहां प्रयोग करते हैं। और फोर्स हमारा मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही है, उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, एक्स वाई जेड सब डायरेक्शन में होता है। तो यहां पे ऐसा देखिए, वर्क का कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ा तो रहे हैं लेकिन ये पूरी तरह क्लियर होगा अगले वीडियो में, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तब जाके पूरी तरह से कवर हो पाएगा। तो ये फोर्स हो जाएगा, मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस टाइप से दिया रहेगा और फोर्स इस टाइप से रहेगा और डी आर वेक्टर यहां से हमेशा ये रखा जाएगा डॉट में। तो ये डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। हो सकता है वो न्यूमेरिकल में केवल एक्स और वाई वाला टर्म ही दिया हो, जेड वाला टर्म नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे हम लोग, जैसा रहेगा वैसा हम करेंगे। अब यहां से देखते हैं, तो यहां से डॉट गुणन जो होता है अपने अपने का होता है, आई का आई में, जे का जे में, के का के में होता है। अपोजिट करने पे उनके बीच एंगल 90 डिग्री बनता है, वो हो जाता है 0। यस, तो इसे अलग अलग हम लोग करते हैं। तो यहां हो जाएगा इसका एक्स डीएक्स हो गया प्लस यहां लिमिट लगाइए एक्स डीएक्स। अब यहां लिमिट बटेगा, यहां x1 से x2, मैं समझा रहा हूं न्यूमेरिकल में कैसे होगा। अब ये हो जाएगा y
डी वाई, इसका लिमिट y1 से y2 लगेगा। अब ये हो गया है z डी z, इसका लिमिट z1 से z2 हो गया है। तो ये तो है वर्क ज्ञात करने का तरीका है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट, अगर ये 3 वाला है तो उसका पॉइंट ए बराबर दिया रहेगा, जैसे 1 2 3, 2 पॉइंट बी बराबर दिया रहेगा 3 4 5। निर्देशांक है एक्स वाई जेड। तो जब वेरिएबल एक्स को हल करेंगे तो यहां पे क्या हम लोग लिमिट लगाएंगे, वहां प्रॉब्लम हल करते समय x1 से x2 लिखे हैं आप, x1 से x2 मतलब लिमिट लिखेंगे 1 2 3 इसके लिए, और यहां लिखेंगे y वाला टर्म क्या 2 से 4, यहां लिखेंगे लिमिट लगाएंगे 2 से 4, और z वाले के लिए जब हल करेंगे तो 3 से 5, यहां जो लिमिट लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा वो 3 to 5 करके सॉल्व किया जाएगा। तो वेरिएबल फोर्स जब मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा हो तो ऐसे केस में जो फार्मूला लगेगा वेरिएबल फोर्स द्वारा किया गया कार्य एफ डॉट डी आर, जिसमें एफ की वो वैल्यू दी रहेगी, एक्स वाई जेड या इसमें से एक आध टर्म कम रहेंगे, और डी आर के स्थान पर हमेशा ये प्रयोग किया जाएगा ऐसे केस में, तो अलग अलग टर्म में हो जाएगा। हाँ, ये सब झंझट करने से, हाँ, इसका शार्ट वाला फार्मूला जो है, इसका शार्ट ट्रिक ये भी है कि जो प्रॉब्लम दिया रहेगा उसका फोर्स हम लिखेंगे, उसके फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट, मतलब ये सब जो ऊपर से करते हुए आए हैं आप इससे बच भी सकते हैं। आप इस फार्मूले का डायरेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, हमारा मतलब ये, इस फार्मूले का प्रयोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट लीजिए और डीएक्स से गुणा करिए, x1 x2 का लिमिट लगा दीजिए तुरंत डायरेक्ट में, और फिर फोर्स का वाई वाला कंपोनेंट, फोर्स का वाई वाला ले लीजिए वैल्यू, वो यहां पे रखिए, यहां लिखिए डी वाई और लिमिट लगा दीजिए दूसरा वाला, हो जाएगा। फिर फोर्स का अगर जेड वाला कंपोनेंट उसमें है, जेड वाला भाग है तो वो रखिए और लिमिट लगाइए 3 to 5। तो ये वाली लाइन का प्रयोग आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना इतना काम किए। तो हाँ विद्यार्थी, जितना हमें कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स का अध्ययन किए हैं, इस पर अब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियो में। तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपका कवर हो पाएगा, आज केवल कॉन्सेप्ट ही हो पाया है। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।